हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो वॉरियर्स, लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड अब हम देखेंगे डीएनएस के बारे में। एंड फिर हम लास्ट में देखेंगे डोमेन एंड डीएनएस को मिक्स करके कि ये सारी चीज़ें आपस में मिल के काम कैसे कर रही हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट डीएनएस के बारे में। सो लास्ट वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था कि जब हमारी वेबसाइट्स हमारी लैंग्वेज समझती ही नहीं या फिर हमारे सिस्टम हमारी लैंग्वेज समझते ही नहीं हैं, तो जब हम वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वो कैसे पहुंच पाता है, हमारे वेबसाइट्स तक कैसे पहुंच पाता है, सर्वर तक कैसे पहुंच पाता है। आखिरकार सर्वर भी तो सिस्टम है ना, भले वो ज़्यादा स्टोरेज है बट भी वो कंप्यूटर होता है एक सर्वर, ठीक है। हमसे हमारे सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल होता है बट वो भी तो है कंप्यूटर ही, वो भी बाइनरी ही समझता है। पर वो समझ कैसे पाता है कि ये जो वेबसाइट मैंने सर्च किया है वो वही है, ठीक है। हमारी लैंग्वेज कैसे समझ पाता है वो। सो आज हम यही टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पे। सो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये डीएनएस करता है। मतलब ये जो सर्वर्स को समझाने का काम है कि हमने कौन सी वेबसाइट एक्सेस की है, हमको कौन सी वेबसाइट एक्सेस करना है, ये डीएनएस काम करता है, ठीक है। अब डीएनएस कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं डीएनएस का फुल फॉर्म। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म है वो है डोमेन नेम सिस्टम। अब इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डोमेन के काम के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो काम वैसे करता है जैसे आप लोग अपने फ़ोन से करवाते हो। एग्जाम्पल के ले लो, आपको कोई नया मेंबर मिला, ठीक है, कोई एक नया फ्रेंड मिला, आपको उसका नंबर सेव करना है तो क्या करते हो आप लोग, उसका नंबर सेव करते हो एंड टॉप में उसका नाम लिख देते हो, ठीक है। बस वैसे ही यहाँ पर ये डीएनएस करता है। डीएनएस क्या करता है, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी का आईपी एड्रेस एंड उनका डोमेन नेम एक लिस्ट में रखता है, ठीक है। पहले इधर आईपी रखेगा एक साइड में डोमेन रखेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं उस वेबसाइट का नाम, वो वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस के पास, ठीक है। अब डीएनएस क्या करता है, वहाँ पे चेक करता है उसके आईपी एड्रेस एंड वहाँ पे वो आपको रिप्लाई दे देता है। ये बेसिक काम है डीएनएस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस को एड्रेस और फ़ोन बुक जैसे देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन में या फिर फ़ोन बुक में लोगों के नंबर एंड नाम ये दोनों सेव होते हैं। सो जैसे नाम एंड नंबर आप सेव करते हो वैसे ही डीएनएस आईपी एड्रेस एंड वेबसाइट का नाम जो कि डोमेन है वो सेव करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल काम है इसका, ठीक है। ये वेबसाइट को कनेक्ट करता है आईपी एड्रेस से, मतलब आईपी एड्रेस से कनेक्ट करवाता है वेबसाइट के नाम को एंड बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस करने की परमिशन देता है। अब ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल से समझेंगे। सो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें थी डोमेन के बारे में, छोटा सा ओवरव्यू था डोमेन का। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो नाम को समझता है, राइट। मतलब हम लोग किसी को नाम से बुलाते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उनको आप उनके नंबर से याद रख पाओगे, उनके नाम को छोड़ के क्या आप उनको उनके नंबर से याद रख सकते हो? नहीं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए नंबर को याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो नंबर इजीली याद नहीं रख सकता। वैसे ही यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो नाम नहीं समझता, ठीक है, वो सिर्फ नंबर को समझता है, आईपी एड्रेस समझता है, बाइनरी समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो हमको नंबर याद नहीं हो सकता, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। सो हमने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया जो कि कंप्यूटर को न्यूमेरिक लैंग्वेज समझा दे, बाइनरी लैंग्वेज समझा दे। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में समझा दे और कंप्यूटर जो बाइनरी में बोल रहा है वो हमको हमारी लैंग्वेज में समझा दे, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट के मामले में हमने बनाया डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस वही काम करता है। अब यहाँ पर हर एक वेबसाइट, दुनिया की जितनी वेबसाइट हैं वो आईपी एड्रेस से लिंक होती हैं। बिना आईपी एड्रेस के कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं की जा सकती, ठीक है। तो हमको आईपी एड्रेस याद नहीं हो रहे थे वेबसाइट्स के, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था डोमेन नेम्स को। सो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है तो हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि बेसिक वर्क क्या होता है हमारे DNS का। तो मैं बेसिक वर्क बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि DNS काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका एक PC है, ठीक है, एंड आपने इस PC से एक रिक्वेस्ट जनरेट की, ठीक है। आपको एक वेबसाइट एक्सेस करना है जो कि है newversionhacker.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। अब आपके PC से इसको एक्सेस करना है, तो आप अपने PC में newversionhacker.com यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालोगे, ठीक है। अब आपका PC क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले वो अपने अंदर देखेगा, ठीक है, अपने लोकल होस्ट में देखेगा, ठीक है, एंड उसको अपने लोकल होस्ट पे ये वेबसाइट का IP एड्रेस नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि हम कोई भी वेबसाइट उसके IP एड्रेस के बिना नहीं एक्सेस कर पाते। तो सबसे पहले हमको उस वेबसाइट का IP एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। सो आपने ये जो वेबसाइट सर्च की है अपने PC में, ठीक है, तो आपका PC सबसे पहले उसकी वेबसाइट अपने अंदर सर्च करेगा, तो उसको उसके अंदर या फिर लोकल सिस्टम में उसके अंदर उसके स्टोरेज पे या फिर उसके कैशे मेमोरी में उसका IP एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि IP एड्रेस देने का काम उसका नहीं है, ठीक है। तो उसके पास वो IP एड्रेस नहीं होगा। सो आपका PC क्या करेगा, ये जो रिक्वेस्ट है भेज देगा ISP के राउट सिस्टम में, ठीक है, ISP के सर्वर पे। ISP का सर्वर भी यहाँ पे सर्च करेगा अपने अंदर एंड देखेगा क्या इस डोमेन का IP एड्रेस है, इस वेबसाइट का IP एड्रेस है उसके पास। तो उसके पास भी IP एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ISP को ये पता होगा कि इस वेबसाइट के लिए आपको भेजना कहाँ है, इस वेबसाइट के IP एड्रेस के लिए आपको भेजना कहाँ है, ये ISP को पता है। तो ISP के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो ISP क्या करेगा, उस पैकेट को भेज देगा DNS के पास, ठीक है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास दुनिया भर की वेबसाइट के IP एड्रेस एंड डोमेन नेम सेव होते हैं। जैसे कि आपके पास एक साइड में फ़ोन नंबर एंड उसके नीचे उसका नाम, ठीक है, या फिर फ़ोन नंबर उसके साइड में उसका नाम, ऐसे सारे रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर सेव होते हैं। वैसे ही वर्ड की सारे वेबसाइट के एक साइड में IP एड्रेस एंड एक साइड में उसका डोमेन नेम, दोनों DNS के पास सेव होते हैं। तो जब ये पैकेट जाएगा DNS के पास, तो DNS क्या करेगा, वहाँ पे चेक करेगा कि newversionhacker.com का जो IP एड्रेस है वो कहाँ पे है, ठीक है, या फिर क्या है IP एड्रेस, ठीक है। जैसे उसको वो IP एड्रेस मिलेगा, वो पैकेट जनरेट करेगा एंड वापस से फॉरवर्ड कर देगा वो ISP के पास एंड ISP भेज देगा आपके PC में। अब आपके PC के पास IP एड्रेस आ चुका है, ठीक है। अब आपका PC वापस से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उस IP एड्रेस को यूज़ लेके एंड भेज देगा newversionhacker.com के सर्वर पे, यानी वेबसाइट के सर्वर पे, एंड आप वो वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे ही वो पैकेट आपको वेबसाइट के सर्वर पे पहुंचेगा, मतलब वेबसाइट के पास पहुंचेगा, वो वेबसाइट रिटर्न आपको अपना वेबसाइट का पेज पूरा आपके सिस्टम में भेज देगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था TCP/IP मॉडल में भी कि कैसे वर्क करते हैं एक्चुअल में ये सारे सिस्टम, लेकिन यहाँ पे DNS का काम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल गया तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी DNS की, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस सिर्फ IP एड्रेस के लिए हो रहा था, IP एड्रेस पाने के लिए वेबसाइट की newversionhacker.com की। सो ये था बेसिक काम जो कि हमारा DNS करता है, ठीक है। मतलब एक ऊपर का ओवरव्यू जो कि हम एक्चुअल में ऊपर से देख रहे होते हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो DNS है वो एक्चुअल में बैकएंड में वर्क कैसे कर रहा होता है, डीपली कैसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। या फिर DNS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे परफॉर्म हो रही होती हैं एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ DNS के बारे में देखा था, मतलब ओवरऑल देखा था कि पैकेट सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में DNS के पास पैकेट पहुँचने के बाद क्या प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम वही एग्जांपल है, आपका PC या फिर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है जिसका नाम है newversionhacker.com, ठीक है। अब आपको इस वेबसाइट का IP एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, एंड कोई भी वेबसाइट को बिना IP एड्रेस के एक्सेस नहीं किया जा सकता, या फिर कोई भी सिस्टम को बिना IP एड्रेस के एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस कहाँ से मिलता है? जब हमारे सिस्टम के पास IP एड्रेस नहीं होता है तो वो मिलता कहाँ से है? तो जैसे ही आपने यहाँ पे सर्च किया तो एक पैकेट जनरेट हुआ, ठीक है। एक पैकेट जनरेट हुआ एंड
आपके पीसी ने पहले अपने सिस्टम के अंदर सर्च किया, अपने लोकल सर्वर में सर्च किया, जो कि जिसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, उसके अंदर सर्च किया कि वो आईपी एड्रेस, मतलब इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मेरे पास है या नहीं। उसके अंदर वो आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका काम नहीं है, ठीक है, आईपी एड्रेस रखने का। तो आपका पीसी क्या करेगा, ये भेज देगा रिजॉल्वर सर्वर के पास, ठीक है। अब रिजॉल्वर सर्वर क्या है, तो रिजॉल्वर सर्वर और कुछ नहीं, आपका आईएसपी ही है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखी है, आईएसपी क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। अब ये डिटेल जब आईएसपी के पास पहुंची, ठीक है, ये डिटेल जब आईएसपी के पास पहुंची तो आईएसपी भी अपने अंदर सर्च करेगा कि वो जो डिटेल्स हैं, मतलब इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस उसके पास है या नहीं। तो इसके पास नहीं होगा वो आईपी एड्रेस, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। तो आईएसपी क्या करेगा, अब इसको ये पता है कि ये पैकेट आगे फॉरवर्ड कहाँ करना है, ये डिटेल्स होती हैं कि अगर मेरे पास वो आईपी एड्रेस नहीं है इस सिस्टम को, तो भेजना कहाँ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिजॉल्वर सर्वर या फिर आईएसपी का सर्वर यहाँ पे भेज देगा रूट सर्वर के पास। अब ये नई चीज़ क्या है रूट सर्वर, तो ये रूट सर्वर कुछ नहीं है, ये वो डिटेल्स मैनेज करता है जो कि टॉप लेवल डोमेन्स के बारे में होती है। एग्जाम्पल के लिए लो, हमने टॉप लेवल डोमेन देखा था .com एंड उसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि पहला हो गया था टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंट्री लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद जेनेरिक देखा था, है ना, ये सारे टॉप लेवल डोमेन देखे थे हमने। तो रूट सर्वर के अंडर आते हैं ये सारे डोमेन्स, ठीक है। तो रूट सर्वर के पास एक्चुअल में ये डिटेल्स होती हैं कि ये जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं इनके सर्वर कहाँ रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि हर एक डोमेन के, हर एक टॉप लेवल डोमेन के अलग अलग सर्वर होते हैं। तो रूट सर्वर के पास, यहाँ पर रूट सर्वर के पास वो डिटेल्स होती हैं कि .com का सर्वर कहाँ पे है, ठीक है, यानी .com जिसके लास्ट में, जिस वेबसाइट के लास्ट में .com लगा हुआ है उस वेबसाइट के लिए सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, यानी .com का सर्वर कहाँ है। अगर यहाँ पे .edu यानी एजुकेशन होता तो उसको दूसरे सर्वर पे भेज देता ही है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे .in होता तो दूसरे सर्वर पे भेज देता, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टॉप लेवल डोमेन के अलग अलग सर्वर होते हैं, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है रूट सर्वर के पास, ठीक है। तो रूट सर्वर क्या करेगा, रूट सर्वर देखेगा यहाँ पे कि एनालाइज करेगा कि ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये इसके लास्ट में क्या डोमेन है .com, ठीक है। तो यहाँ पे .com इसको मिलेगा, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे देखेगा .com को एंड ये देखेगा कि .com का सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो .com टॉप लेवल .com है उसका सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे इसको पता चल जाएगा कि इसका सर्वर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड कर देगा उसको उस सर्वर पे। उस सर्वर को हम कहते हैं टॉप लेवल सर्वर, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, आईएसपी के पास आईपी एड्रेस था तो उसने फॉरवर्ड किया रूट के पास, ठीक है। अब रूट के पास आईपी एड्रेस नहीं था, सिर्फ टॉप लेवल डोमेन की इन्फॉर्मेशन थी, मतलब टॉप लेवल डोमेन के सर्वर की इन्फॉर्मेशन थी, तो उसने भेज दिया यहाँ पे, क्योंकि इसके पास भी आईपी एड्रेस नहीं था, डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है वो। अब उसने जब टॉप लेवल डोमेन के पास वो पैकेट भेज दिया, अब टॉप लेवल डोमेन क्या करेगा, यहाँ पे ये .com के पहले वाला चीज़ देखेगा, मतलब सेकेंड लेवल डोमेन को देखेगा, सेकेंड लेवल डोमेन को सर्च करेगा यहाँ पे एंड देखेगा कि यहाँ पे कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ये सर्च कर सकता है टॉप लेवल डोमेन। तो उसने अपन अंदर सर्च किया एंड उसके पास भी यहाँ पे आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब इस वेबसाइट की आईपी एड्रेस नहीं थी। उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड, मतलब सेकेंड लेवल डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो .com की इन्फॉर्मेशन इसके पास थी एंड इसके पास है सेकेंड लेवल की, यानी कि सेकेंड लेवल डोमेन की, जो कि न्यू वर्जन हैकर वेबसाइट है या फिर नाम है वेबसाइट का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके पास थी। अब इसको यहाँ पे ये पता है कि इसके इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, यानी .com की जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ पे मिलेगी। तो इसके पास जब आईपी एड्रेस नहीं था एंड इसको ये पता था कि इस एक्चुअल में इसकी इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे, तो इसको वो वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। अब जो फाइनल स्टेप है जहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन रखी होती है, इसका जो आईपी एड्रेस रखा होता है, वो है हमारा अथॉरिटेटिव सर्वर, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। सो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर वही सर्वर है जिसके पास दुनिया भर की हर एक वेबसाइट के आईपी एड्रेस होते हैं। मतलब जैसे हम अपने फ़ोन में नंबर सेव करते हैं उसके साथ में नाम सेव करते हैं, वैसे ही अपने रिकॉर्ड में वेबसाइट का नाम
एंड उसके साइड में आईपी एड्रेस सेव रखता है। सो अथॉरिटेटिव फाइनल वो डेस्टिनेशन है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस मिल जाता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास। तो ये था प्रॉपर कम्युनिकेशन, कैसे हमको आईपी एड्रेस मिला। तो यहाँ पर एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये ध्यान में रखना आप लोग। यहाँ पर जब पीसी से पैकेट जनरेट होकर रिजॉल्वर के पास गया, ठीक है, यानी आईएसपी के पास गया, आईएसपी ने रूट सर्वर को भेजा, ठीक है, वो डिटेल्स। जब आईएसपी के पास वो चीज़ें नहीं थी आईपी एड्रेस, तो उसने रूट सर्वर के पास भेजा। लेकिन जब रूट सर्वर के पास भी नहीं था तो उसने क्या किया, यहाँ पे उन सर्वर की इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। ये जो .com है इसका सर्वर इस जगह पे रखा हुआ है, तो उस सर्वर की इन्फॉर्मेशन वो वापस देता है किसको, आईएसपी को, एंड आईएसपी आपके पीसी को देता है। पीसी नया पैकेट जनरेट करेगा, वापस आईएसपी के पास जाएगा, ठीक है। अब आईएसपी उसको भेजेगा किसके पास, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है जो कि है टीएलडी सर्वर, ठीक है। अब टीएलडी सर्वर के पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो यहाँ पे टीएलडी सर्वर क्या करेगा, उसको अगले स्टेप की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, टीएलडी सर्वर को, लेकिन उसके पास आईपी एड्रेस नहीं था। तो वो नेक्स्ट स्टेप की इन्फॉर्मेशन जनरेट करके वापस से आईएसपी के पास भेज देगा, ठीक है। एंड आईएसपी वापस से पीसी के पास भेजेगा, यहाँ पे नई रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वापस से आईएसपी के पास वो पैकेट आएगा, आपका पीसी भेजेगा, एंड यहाँ पर आपका जो आईएसपी है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऐसे चीज़ें होती हैं, मतलब पैकेट पहले जाता है, फिर रिटर्न भी उसका रिप्लाई आता है उनके पास, ठीक है। तो जैसे पीसी ने भेजा तो पहले उस गया, फिर वापस भी रिप्लाई आया। तो यहाँ पर जब हमको आईपी एड्रेस मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, आईपी एड्रेस मिलने के बाद वापस से पैकेट जाएगा आपके आईएसपी के पास, आपका आईएसपी आपको पीसी के पास भेज देगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, आपके पास आईपी एड्रेस आ गया वेबसाइट का, ठीक है। अब वेबसाइट का जब आईपी एड्रेस आ गया तो आप इसके सर्वर को एक्सेस करोगे, न्यू वर्जन हैकर के सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजोगे, एंड उसका सर्वर आपको इसकी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि कैसे हम चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे एक्सेस करते हैं हम वेबसाइट्स को, ऐसे हम आईपी एड्रेस को फाइंड कर पाते हैं। सो हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, इसीलिए हम अपने सिस्टम से डायरेक्टली वेबसाइट को एक्सेस नहीं करते, डायरेक्टली उसके डोमेन से एक्सेस नहीं कर पाते, उसके डोमेन नेम से एक्सेस नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रोसेस होती है आईपी एड्रेस फाइंड करने की, ठीक है। सो यहाँ पर थे ये हमारे कुछ प्रोसेस। सो आई होप वॉरियर्स आप सभी को ये डीएनएस का काम समझ में आया होगा कि डीएनएस कैसे काम कर रहा होता है, डीएनएस किस काम के लिए होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस टॉपिक के सारे नोट्स बना के रख लेना है अपने पास, ताकि ये सारी चीज़ें आप और इजीली समझ पाओ, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा डीएनएस के रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब डीएनएस के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एंड क्यों यूज़ होते हैं, एंड डीएनएस रिकॉर्ड कब मिलते हैं हमको, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।